दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के समक्ष 25वीं क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 721 से लेकर के 750 तक के सवालों को। देखिए पता भी नहीं चला कि कब हमारे 750 सवाल कवर हो रहे हैं। एकदम लग रहा है कि अभी हमने जस्ट ही शुरू किया था हिस्ट्री को और अभी जल्दी से हम यहाँ तक पहुँच गए। तो 25वां दिन है दोस्तों, और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश पे चर्चा कर रहे थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है यह है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित सवाल। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कुमार गुप्त के बारे में और स्कंद गुप्त से संबंधित कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चलिए उन सवालों पर चर्चा करते हैं और बिल्कुल विस्तार से देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों ये फाउंडेशन बैच में क्या होता है, एकदम जीरो लेवल से स्टडी कराई जाती है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जाती है। छोटे छोटे बैच होते हैं दोस्तों, अगर आप इन बैच को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा। देखो अगर आपको एक क्लास पढ़कर मजा आ रहा है तो आप सोचो जो हमारे पेड प्रोग्राम होंगे उसमें हम कितना मेहनत करते होंगे, हमारा क्वालिटी कंटेंट क्या होगा, ये आप कल्पना करो खाली। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, लिख रहा दोस्तों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ। का रखिएगा यहां पर, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था। किसने कहा था इसे भारत का नेपोलियन, तो याद रखिएगा वी.ए. स्मिथ ने। किसने कहा था दोस्तों, वी.ए. स्मिथ ने इसे क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, खैर अलग बात है। अभी आपसे पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठता है, तो याद रखिएगा रामगुप्त बैठता है। कौन बैठता है, रामगुप्त। ठीक है, अब आप कहेंगे सर रामगुप्त के बारे में तो यहां कुछ लिखा नहीं है। फिर ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद सीधे गद्दी पर कौन बैठा, चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा, लेकिन यह गलत जवाब है। समुद्रगुप्त के बाद कौन बैठा है, पहले रामगुप्त बैठा है। ठीक है, बाद में रामगुप्त को अपदस्थ करके उससे युद्ध करके हराया जाता है और तब जाकर चंद्रगुप्त द्वितीय का नंबर आता है। तो पहले जो याद रखेंगे आप रामगुप्त याद रखेंगे, इसे याद रखिएगा। आप कहेंगे सर क्या प्रमाण है इसका कि यही गद्दी पर बैठा था, तो देखिए एक रचना है दोस्तों, उस रचना का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना दोस्तों, तो याद रखेगा विशाख दत्त की। जी हां दोस्तों, विशाख दत्त की रचना है दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम। याद रखेगा ये उसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, रामगुप्त बैठता है। इसलिए पॉइंट वाइज चीजों को याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, लिख रहा रामगुप्त का वध करके किसने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, वध करके। कई जगह पे लिखा है रामगुप्त का वध किया गया और कई जगह पे लिखा है कि रामगुप्त को अपदस्थ कर दिया गया। अपदस्थ करने का तात्पर्य क्या है, उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखेगा, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजों को मानते हैं। कोई कहता नहीं रामगुप्त का वध कर दिया गया था और कोई कहता है कि रामगुप्त को अपदस्थ कर दिया गया था। खैर जो भी रहे, तो लिख रहा राज सिंहासन पर अधिकार किसने किया, तो इनके हटाने के बाद ना राज सिंहासन पर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आते हैं दोस्तों, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का, जबकि संस्थापक किसे कहा जाता है, तो श्रीगुप्त को कहा जाता है। ये मैंने आपको क्लियर कराया था, तो यहां पर चंद्रगुप्त आ जाएगा समझ में। ठीक है, एक पॉइंट और, चंद्रगुप्त दोस्तों गद्दी पर कब से कब बैठा रहा, तो याद रखेगा 375 ईस्वी से लेकर के, कब से 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक का जो समय है दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय का समय है। इसने विक्रमादित्य नाम की उपाधि भी धारण किया था, इसलिए दोस्तों इनके नाम के आगे हमेशा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, उपाधि की वजह से इनका नाम लेके बुलाया जाता है, इसको याद रखेगा। अगला पॉइंट लिख रहा है देवगुप्त की उपाधि प्राप्त होने के कारण किसे देवगुप्त प्रथम कहा गया। ये आपके लिए अच्छा सवाल हो गया, तो याद रखें दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता था दोस्तों, उसी की एक उपाधि थी दोस्तों, देवगुप्त उपाधि थी। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे पता कि इसकी उपाधि देवगुप्त थी, तो याद रखेगा दोस्तों वाकाटक अभिलेख में यह वर्णन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था, देवगुप्त नामक उपाधि धारण किया था। इसीलिए इसे देवगुप्त प्रथम भी कहा जाता है, क्योंकि देवगुप्त नाम के कई शासक हुए इसलिए प्रथम लगाना जरूरी है, तो देवगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। किसे भैया, तो याद रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, आराम से समझते जाइए। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, एक इसी देवगुप्त से संबंधित एक पॉइंट और याद रखेगा,
दोस्तों इसकी एक उपाधि देवराज भी रही है, ठीक है। देवराज किसकी उपाधि, सवाल आता है परीक्षा में कि देवराज किसकी उपाधि होती, तो क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी, देवराज थी, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है किस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या मिलता है दोस्तों, देवगुप्त मिलता है। किस लेख में मिलता है दोस्तों, तो अभी आपको बताया हूं, पीछे ही बताया हूं दोस्तों, वाकाटक लेख में। जी हां दोस्तों, वाकाटक लेख में क्या मिलता है, इसका नाम देवगुप्त मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, वाकाटक लेख में इसका नाम देवगुप्त मिलता है, ठीक है। वहीं दोस्तों देवराज कहां पर मिलता है नाम इसका देवराज नाम दोस्तों कहां पर मिलता है, अभी तो हम लोग देवराज इंद्र समझते हैं ना, तो देवराज इसको भी कहा जाता था। और ये नाम कहां मिलता है, ये सांची के अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में दोस्तों, सांची के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम क्या मिलता है दोस्तों, देवराज मिलता है। जबकि वाकाटक के अभिलेख में इसका नाम देवगुप्त मिलता है। तो चाहे देवराज पूछे चाहे देवगुप्त भी पूछे, याद रखेगा ये सवाल किससे संबंधित है, ये सवाल चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, याद रखेंगे ना। चलो आ जाओ, लिख रहा है शकों के अहंकार को चूर्ण करना मतलब चूर चूर कर देना, ठीक है। तो शकों के अहंकार को चूर करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए शकों के अहंकार को चूर करने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण किया दोस्तों, सकारी। क्या उपाधि धारण किया, सकारी, सकारी, ठीक है। सकारी नाम का दोस्तों उपाधि धारण किया था। सक धन अरि, देखिए सकारी का मतलब क्या होता है, अगर मैं संधि विच्छेद कर दूं ना तो आएगा सक धन अरि। सक तो दोस्तों यह जाति थी, सक क्या थी दोस्तों, यह विदेशी आक्रमणकारी थे जो विदेश से आए थे। और अरि कहा जाता है शत्रु को, ठीक है। तो शकों का शत्रु कौन था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। ये शकों के शत्रु थे इसलिए इन्हें सकारी कहा गया। सक धन अरि बराबर सकारी, अरि माने शत्रु होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर लिखा भी दोस्तों कि शकों के अहंकार को चूर्ण किया था। दोस्तों शक शासक ही अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे या महाक्षत्रप कहते थे। तो याद रखेगा महाक्षत्रपों का अंत किसने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था, महाक्षत्रपों का अंत किया था, ठीक है। इसे याद रखेगा। लिख रहा है शकों को पराजित करने की स्थिति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए थे दोस्तों, तो याद रखेगा। अच्छा ये शक रहते कहां थे दोस्तों, तो याद रखेगा शक रहते थे मालवा के पास। कहां रहते थे, मालवा के पास, ठीक है। तो मालवा के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों जब पराजित कर दिया ना, तो याद रखेगा व्याघ्र शैली के, किस शैली के, व्याघ्र माने शेर, ठीक है। तो याद रखेगा व्याघ्र शैली के सिक्के दोस्तों जारी किए। किसने जारी किए दोस्तों, तो व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसी तरह से गरुड़ शैली वाला कौन जारी किया था, जिसमें गरुड़ बना रहता था, समुद्रगुप्त, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो चीजें भी याद रखेगा। तो व्याघ्र शैली के सिक्के किसने चलाए थे भाई, वो चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। जब उन्होंने शकों को पराजित कर दिया, जब उन्होंने शकों को हरा दिया, तब दोस्तों इन्होंने ये सिक्के चलाए थे, ठीक है। अच्छा कहां पर दोस्तों उन्होंने शकों को हराया था, तो याद रखेगा मालवा में शकों को हराया था, उत्तरा पथ में शकों को हराया था, उत्तरा पथ में शकों को हराया था, और अवंती में शकों को हराया था, ठीक है, अवंती में, ठीक है। तो याद रखेगा ये वो लोकेशन है जहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को हराया था। अलग अलग लोकेशन पे जाकर के अलग अलग क्षत्रपों के साथ लड़ाई किया और उन्हें हराया, ठीक है। याद रखेंगे ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये सारे सवाल आपने तैयार नहीं किए ना, तो जान जाओ फिर आपकी तैयारी बिल्कुल शून्य है। आप एक बार देखो कि जो, इसीलिए देखिए मैं यहां पर ऑप्शन नहीं देता हूं। अगर मैं ऑप्शन देता ना तो आप क्या अपंग हो जाते। बिना ऑप्शन के हम यहां पर क्लास देते हैं, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं, सीधा सवाल दे रहा हूं और आपको उत्तर बताना है कि नहीं। सुनिएगा, लिख रहा चीनी बौद्ध यात्री, ठीक है, फाहियान। जी हाँ दोस्तों, फाहियान जो था ये किसके शासन काल में दोस्तों भारत आया था। देखिए इस तरह के दो नाम मिलते हैं, एक फाहियान का नाम मिलता है दोस्तों, किसका नाम मिलता है, एक फाहियान का नाम मिलता है, एक ह्वेनसांग का नाम मिलता है, ठीक है। फाहियान और ह्वेनसांग ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फाहियान जो था दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग जो है दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है, ठीक है। हर्षवर्धन तो देखिए ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, भूलिएगा मत। तो बचा क्या, बचा फाहियान किसके समय में आया दोस्तों, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दोस्तों आया है। अच्छा, ये जो फाहियान था दोस्तों, इसके आने का टाइम पीरियड क्या था, इसके आने का कोई समय रहा है? जी हां दोस्तों, समय रहा 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक का जो समय दोस्तों, उतना समय इसने भारत में बिताया था। अच्छा, इसके द्वारा दोस्तों एक पुस्तक की रचना भी की गई, ठीक है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखेगा, जब वेन्सांग की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सीयूकी नामक पुस्तक की रचना किया था। उसी तरह से जो फाहियान आया था, इसने फोकुकी नाम के रचना किया था। फूकोकी, याद रखेगा, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? फूकोकी इसकी पुस्तक का नाम था, जिसमें यात्रा वृत्तांत मिलता है और गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में भी पता चलता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है, किस पर विजय उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो भैया, चंद्रगुप्त ने हमला किस पर किया था? चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई थी शकों से। किसके साथ लड़ाई हुई थी दोस्तों? शकों के साथ लड़ाई हुई थी। तो शकों के साथ जब उसने युद्ध किया तो उसी के बाद दोस्तों चांदी के सिक्के जारी किया। और किस शैली के? याद रखेगा, व्याघ्र शैली के, ठीक है। व्याघ्र शैली के सिक्के दोस्तों इसके द्वारा जारी किए गए थे। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिख रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय को उसकी मुद्राओं में क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो उसने सिक्के जारी किए, उन सिक्कों में चंद्रगुप्त को कहा क्या जाता है? ठीक है, तो देखिए, चंद्रगुप्त को अलग अलग नाम दिया गया उनके सिक्कों पर। जैसे कुछ सिक्कों पर दोस्तों विक्रमादित्य मिलता है, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों विक्रमादित्य मिलता भी क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसने उपाधि जो धारण किया, ठीक है, तो विक्रमादित्य मिलता है। इसी तरह से कुछ सिक्कों पर याद रखेगा नरेश सिंह मिलता है। क्या मिलता है? नरेंद्र सिंह। क्या मिलता है दोस्तों? नरेंद्र सिंह, ठीक है, याद रखेगा, नरेंद्र सिंह, ठीक है। नरेंद्र किसके कहा जाता है? नर धन इंद्र, ठीक है, नरेंद्र, ठीक है, जो व्यक्तियों का राजा हो, ठीक है। या फिर कहीं जगह पर दोस्तों नरेश चंद्र भी मिला है, ठीक है। क्या मिला है? नरेश चंद्र भी देखने को मिला है, ठीक है। विक्रमादित्य हो गया, नरेंद्र सिंह हो गया, नरेश चंद्र हो गया, और इसी तरह से सिंह विक्रम हो गया। क्या हो गया? सिंह विक्रम हो गया। ऐसे अलग अलग सिक्कों पर अलग अलग चीजें देखने को मिली। एक और मिला दोस्तों देवश्री, ठीक है, एक और मिला है देवश्री, ठीक है। बाकी पुराना चीज अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि भाई इसको देवराज भी कहा जाता था और देवगुप्त भी कहा जाता था, वो भी इसके नाम थे। तो कितने सारे नाम हो गए बताओ? कई सारे नाम हो गए ना। इन सभी नामों को आप याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में सवाल ना कहीं से कुछ भी दे सकता है, तो बहुत सोच समझ के आप चलिएगा। लिख रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागों के साथ, नागों और वाकाटकों के साथ, दोस्तों ये नागा जाति के बारे में सुना होगा, तो नागा जातियों के साथ और वाकाटकों के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने मित्रता कैसे किया था, ये आपको बताना है। तो याद रखेगा, नागा में दोस्तों याद रखेगा कुबेर नागा, जी हां दोस्तों, कुबेर नागा की पुत्री से विवाह कर लिया, की पुत्री से विवाह कर लिया। और जब नागाओं से विवाह हो गया तो क्या नागाओं से कोई लड़ाई बचेगी क्या? यानी अब इसे नागाओं से डरने की जरूरत नहीं थी, लड़ने की जरूरत नहीं। क्यों? अब पारिवारिक संबंध हो गया, रिश्तेदारी हो गई। तो कुबेर नागा की पुत्री से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है। इसी तरह से अपनी पुत्री, जी हां दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी, ये हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? याद रखेगा, हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं फेल हो जाएगा दिमाग से, ठीक है। तो अपनी पुत्री प्रभावती, ठीक है, प्रभावती कौन थी? याद रखेगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और प्रभावती का विवाह इसने कर दिया रुद्रसेन तृतीय से। किससे कर दिया दोस्तों? रुद्रसेन तृतीय के साथ दोस्तों विवाह कर दिया। किसके साथ? रुद्रसेन, सॉरी तृतीय नहीं, तृतीय तो हार गया था इसी के शासनकाल में। रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह कर दिया। और रुद्रसेन द्वितीय कौन था? तो यह वाकाटक शासक था, ठीक है, वाकाटक शासक था। तो एक और रिश्तेदारी इनकी बन गई है कि नहीं? वाकाटकों के साथ रिश्तेदारी भी हो गई, तो नागाओं के साथ भी रिश्तेदारी बनाई और वाकाटकों के साथ भी रिश्तेदारी बनाई। कैसे बनाई? तो याद रखिएगा, नागाओं में कुबेर नागा की पुत्री से विवाह करके रिश्तेदारी बनाई, और वाकाटकों में क्या किया? अपनी खुद की पुत्री प्रभावती का विवाह किससे कर दिया? रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया, रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी जो रुद्रसेन तृतीय था वो हार गया था।
ठीक है, उसको अन्य राजाओं ने पराजित कर दिया था, रिश्तेदारी होने के बावजूद भी पराजित कर दिया। तो ये पॉइंट भी कभी कभी आता है। लिख रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय के स्मरण में लौह स्तंभ की स्थापना किया? जी हां दोस्तों, लौह स्तंभ की स्थापना ये किसके विजय में किया था? तो दोस्तों बल्ख की विजय उसने किया था। कहां की? बल्ख। जी हां दोस्तों, बल्ख विजय जब उसने किया था तो बल्ख विजय के उपरांत उसने क्या लगाया दोस्तों? उसने एक लौह स्तंभ बनाया। ठीक है, क्या बनवाया? एक लौह स्तंभ बनाया। ये कहां पर बना दोस्तों? तो याद रखेगा विष्णुपदी में। विष्णुपदी में, जी हां दोस्तों, या विष्णुपद में दोस्तों क्या किया? विष्णुपद एक जगह का नाम है, वहां पर दोस्तों लौह स्तंभ बनाया। और ये पड़ता कहां पर दोस्तों? यह है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में कहां पर दोस्तों? याद रखेगा ब्यास नदी के तट पर दोस्तों इसने यह लौह स्तंभ की स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा लौह स्तंभ को किस शासक ने मेहरौली में स्थापित कर दिया? तो दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तुगलक वंश तो वहां आप पढ़ेंगे दोस्तों फिरोज शाह के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो फिरोज शाह था ना, उसने लौह स्तंभ को विष्णुपद से उठा करके लाया और मेहरौली में रख दिया। ये मेहरौली कहां है सर? तो मेहरौली देखिए दिल्ली में। मेहरौली कहां दोस्तों? मेहरौली जो है ये दिल्ली में है। अच्छा सर, यहां क्यों के रख दिया? क्योंकि दोस्तों उस समय दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक जो था काम करा रहा था। कुतुब मीनार का 5वां तल्ला कुछ गड़बड़ हो गया था, तो वहां पर दोस्तों उसके द्वारा कुछ पुनर्निर्माण कराया गया, उसका डेंटिंग पेंटिंग हुआ, थोड़ा सा हिसाब किताब मेंटेन किया। ठीक है, तो उस कुतुब मीनार के पास में, कुतुब मीनार के पास में दोस्तों क्या कर दिया? वो ला करके इसको स्थापित कर दिया, इस लौह स्तंभ को। ठीक है, तो वो भी वहां पर देखने को मिलता है, याद रखेगा। कभी आप कुतुब मीनार देखने जाइए तो वहां जाकर लौह स्तंभ को जरूर देखिए। ठीक है, यह हमारे पुराने इतिहास को बताता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, ठीक है, यह उनके शासन काल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, आगे आ जाइए। लिख रहा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर का, देखिए शेक्सपियर बहुत बड़े कवि हैं, ठीक है, राइटर हैं। तो याद रखेगा दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों कालिदास को। किसे कहा जाता है दोस्तों? कालिदास को कहा जाता है। याद रखेगा भारत का शेक्सपियर। और कालिदास, याद रखेगा कालिदास जो थे ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसके साथ नाम जरूर रखिएगा इनके साथ। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, इनके यहां दोस्तों नवरत्न रहा करते थे। कौन रहते थे? नवरत्न रहा करते थे। और उन नवरत्नों में से एक कौन थे दोस्तों? कालिदास जी थे। ठीक है, एक कालिदास जी भी थे। लिख रहा भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। भारतीय आयुर्वेद का पिता दोस्तों किसे कहते हैं? याद रखें दोस्तों, धन्वंतरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को दोस्तों क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। और ये किसके राज दरबार में रहते थे? यह भी दोस्तों नवरत्नों में से एक थे और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में रहते थे। देखिए, जिस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न थे, उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट पर अकबर के भी राज दरबार में नवरत्न देखने को मिलते हैं। तो भारत में 2 ऐसे शासक हुए हैं जिनके यहां हमें नवरत्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से पूछता है अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, अष्ट दिग्गज जो होते थे राजा कृष्णदेव राय के यहां थे, और अष्ट प्रधान का संबंध मराठा शासक शिवाजी से। ठीक है, यह सवाल भी आपको ध्यान रखना। खैर आगे आएगा तो चर्चा करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। समझ में आया ना बढ़िया से? चलो आ जाओ आगे। देखो, लिख रहा फाहियान ने भारत यात्रा के दौरान किस ग्रंथ की रचना किया है? तो बता दिया दोस्तों कि फाहियान किसके समय में भारत आया था। तो याद रखेगा यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फाहियान के आने का टाइम क्या था? तो 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक का जो समय है, वो उतना समय दोस्तों फाहियान ने भारत में बिताया। ठीक है, और दोस्तों इसने कौन से ग्रंथ की रचना किया है? तो याद रखेगा फूकोकी। ठीक है, कौन सा ग्रंथ दोस्तों? तो याद रखेगा फूकोकी, याद रखेगा फूकोकी जो ग्रंथ है इसने लिखा है फाहियान ने। ठीक है, इसे लिखा गया किसके द्वारा? फाहियान के द्वारा। और इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और उसके पीछे के भी जो शासक थे गुप्त साम्राज्य के, उनके बारे में पता चलता है। और सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सब कुछ, वहां का प्रशासन कैसा था, सब कुछ दोस्तों इसने वर्णन किया है। क्योंकि लंबा समय इसने बिताया, लगभग 15 साल रहा और 15 साल में बहुत कुछ इसने लिखा। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें भी आ गई हैं। सैंपल के तौर पर किताब है, कुछ किताबें हमारे हाथ में भी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। हिंदी की किताब है, ठीक है,
और भी विषय दोस्तों, एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, ठीक है। क्वालिटी देखिए कि वाकई किताबों में कितनी अच्छी क्वालिटी, जो आप यहां पढ़ रहे हैं वीडियोस में, इस तरह की क्वालिटी दोस्तों आपको हमारे किताबों में मिलेगी। देखिए हम ऐसे नहीं कि एक बार में 10 20 30 किताब लॉन्च कर दे, भाई किताब हम खुद से लिखते हैं, आप विश्वास करें, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, मेरे पास ही रखा हुआ। अभी देखिए मैं एक करेक्शन फाइल कर रहा हूं दोस्तों, ये एक तैयारी कर रहा हूं, और आप देखिए ये किस तरह से किताबें बनती है, एक बार आप खाली कल्पना करिए। आप देख रहे हैं यहां पर दोस्तों, एक बार दो बार राइटिंग करने के बाद इतने सारे करेक्शन कि नहीं, क्वेश्चन चेंज किया जा रहा है कि नहीं, इसमें और अच्छा फिल्टर करके आपके लिए डेटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वाकई बहुत कायदे से दोस्तों मेहनत किया जा रहा है और बहुत अच्छे से चीजों को दिया जा रहा है, ताकि आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल पाए, अच्छा कंटेंट मिल पाए, क्योंकि जब तक आप अच्छे कंटेंट के साथ काम नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी तैयारी से नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन तो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ढंग से पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ। जब चंद्रगुप्त हट गया, देखिए चंद्रगुप्त के पहले कौन था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त के पहले हमने पढ़ा था, शुरुआत में देखा था, अच्छा एकदम शुरू से आपको गिना देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों श्रीगुप्त के बारे में, नंबर 1 पर श्रीगुप्त के बाद नंबर 2 पर पढ़ा हमने घटोत्कच के बारे में। किसके बारे में, घटोत्कच गुप्त के बारे में पढ़ा, ठीक है। तीसरे नंबर पे दोस्तों किसके बारे में पढ़ा, फिर घटोत्कच के बाद हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। किसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, ठीक है। और फिर हम लोगों ने वहां से पढ़ते हुए आगे बढ़े तो हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में। फिर और आगे आ गए तो और किसके बारे में पढ़ा गया, अब समुद्रगुप्त के बाद हमने पढ़ा रामगुप्त, थोड़े समय के लिए आया था लेकिन लिख लीजिए रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त के बाद कौन आ गया, तो याद रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय आ गए, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अब कौन आ जाएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ठीक बाद आ जाएंगे कुमारगुप्त। कौन आ जाएगा, कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद कौन आ जाएगा, तो अंतिम में आ जाएंगे स्कंदगुप्त। कौन आ जाएंगे, स्कंदगुप्त। जरा ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन हुआ, तो कौन आएगा, अब कुमारगुप्त की एंट्री होने वाली है, कुमारगुप्त यहां लिख लीजिएगा, ठीक है, कुमारगुप्त। और इसके आगे प्रथम भी लगा दीजिएगा, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। आगे देखिए, लिख रहा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो दोस्तों नालंदा जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना इसी कुमारगुप्त ने किया था, ठीक है, कुमारगुप्त ने किया था। अच्छा, कुमारगुप्त के समय में बहुत ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं हुआ, बहुत शांति प्रिय दोस्तों तरीके से शासन चलता रहा, क्योंकि इसके पीछे के जो शासक थे वो बहुत बढ़िया शासन इसको दिए थे, तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा इसको नहीं करना पड़ा किसी के साथ, कोई इसके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, बड़ा शांति प्रिय शासक था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों इसी ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बना कहा था दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा बिहार में था, ठीक है। अच्छा, आगे दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास जब आता है तो वहां पर आप पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का दोस्तों एक गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। उसने क्या किया दोस्तों ना, उसने इस पूरे नालंदा को जला दिया, जलाकर राख कर दिया, जलाकर राख कर दिया। कहा जाता दोस्तों महीनों तक वहां किताबें जल रही थी, धूं करके पूरा नालंदा समाप्त कर दिया। किसने, मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जला के समाप्त कर दिया, जिसकी स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। लिख रहा कुमारगुप्त प्रथम को अन्य किस नाम से जानते हैं, क्या इसका और कोई भी नाम है कुमारगुप्त का। हाँ देखिए, जितने भी शासक हुए, जैसे अगर मैं इसके पिछले शासक की बात करूं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद, तो विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी, उनको देवगुप्त भी कहा जाता था, उन्हें देवराज भी कहा जाता था, उन्हें नरेंद्र सिंह भी कहा जाता था, या उन्हें नरेंद्र भी कहा जाता था, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें, उन्हें सकारी भी कहा जाता था। तो हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों पर आपको ध्यान देना है कि किस किस शासक को क्या क्या कहा गया। उसी तरह से कुमारगुप्त प्रथम को भी अनेक नाम दिया गया है, जैसे इसे नाम दिया गया महेंद्रादित्य का। किसका दोस्तों, महेंद्रादित्य। जी हां दोस्तों, महेंद्रादित्य, यह भी इसका एक नाम देखने को मिलता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों कई जगह पर दोस्तों इसे गोविंद गुप्त भी कहा गया। क्या कहा गया है, गोविंद गुप्त भी दोस्तों इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो महेंद्रादित्य भी इन्हीं का नाम है और गोविंद गुप्त भी दोस्तों इन्हीं का नाम मिलता है। अच्छा, शासन दोस्तों इनका मैं नहीं बता पाया, तो याद रखेगा कुछ किताब में दिया 413, कुछ किताब में दिया 415 ईस्वी। जी हां, तो याद रखेगा चाहे 413 याद रखे। देखिए जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो 413 या 415 से कहानी शुरू होती है और लगभग 455 ईस्वी तक दोस्तों ये कहानी चलती है कुमारगुप्त की, ठीक है। बड़ा शांतिप्रिय शासन था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ज्यादा एकदम अच्छे से माहौल पानी चल रहा था, ठीक है।
आगे बढ़िए। लिख रहा है किस शासक ने मुद्राओं पर मयूर की आकृति अंकित कराई। जी हां दोस्तों, मयूर, मयूर यानी मोर की आकृति किसने अंकित कराई थी? तो कुमार गुप्त ही था। ठीक है, कुमार गुप्त ने क्या किया था दोस्तों? ये मयूर की आकृति को दोस्तों अंकित कराया था, याद रखेगा। अच्छा, पीछे हमने कई सारा पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों लक्ष्मी की आकृति किसने अंकित कराया था? तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था। इसी तरह से दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था वीणा बजाते हुए दोस्तों किसे दिखाया गया? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को दिखाया गया वीणा बजाते हुए। प्लस दोस्तों इसके अलावा गरुड़ वाली मुद्रा दोस्तों किसकी थी? तो ये भी दोस्तों किसकी थी? समुद्रगुप्त की। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा मयूर की आकृति वाले। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये कुमार गुप्त से संबंधित है। ठीक है, ये कुमार गुप्त से संबंधित है। ठीक है, बाकी व्याघ्र शैली वाले मुद्रा वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। ठीक है, व्याघ्र शैली वाले शकों को हराने के बाद व्याघ्र शैली वाले मुद्रा उन्होंने जारी किए थे। तो सारी चीजें भी आप याद रखेंगे। समझ में आया यहां पर? चलो आ जाओ। लिख रहा दोस्तों, अगला दे रहा किस शासक के द्वारा गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख एवं सर्वाधिक सिक्के जारी किए। भाई किस शासक के द्वारा जारी किया गया? तो याद रखेगा कुमार गुप्त। अब देखिए इनके राज्यकाल में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, तो पूरी तरह से फ्री थे। और जब फ्री थे तो इन्होंने खूब क्या किए? ढेर सारे अभिलेख भी निकाले और सर्वाधिक, यहां लिख ले रहा हूं दोस्तों, सिक्के। इन्होंने खूब ढेर सारे अभिलेख भी जारी किए और खूब सिक्के भी जारी किए। मतलब खूब मिलता है। कितना अभिलेख मिलता है दोस्तों? तो गुप्त काल का 18 अभिलेख दोस्तों, वो केवल किसके काल का मिलता है? कुमार गुप्त के काल का। इतना ज्यादा अभिलेख गुप्त शासकों में और किसी ने नहीं जारी कराया जितना कुमार गुप्त ने जारी कराया। ठीक है, तो पहले याद रखेगा कि 18 अभिलेख दोस्तों सर्वाधिक इसके मिलते हैं। और सिक्के कितने मिलते हैं दोस्तों? तो सर्वाधिक सिक्के 14। जी हां दोस्तों, 14 प्रकार के दोस्तों सिक्के ये कुमार गुप्त प्रथम ने जारी किया था। इसे भी लगे हाथ याद रखेगा। लिख रहा किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया? शरदकालीन सूर्य की भांति दोस्तों इसे किस अभिलेख में बताया गया है? तो दोस्तों एक अभिलेख है, उसका नाम है तुमैर अभिलेख। क्या नाम है? तुमैर अभिलेख। अच्छा, यहां पर स्टडी 91 में आने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कुछ तो ऐसे सवाल मिलने सर जो हमने कभी सुना ही नहीं था। देखो अच्छा है ना, जो आपने नहीं सुना तो स्टडी 91 तो ढूंढकर आपको कुछ तो नया दे रहा है। नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको कुछ? ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। भाई हम तो कंटेंट पे काम करते हैं ना, हम ऐसा कोई घिसा पीटा कंटेंट लेके नहीं आते औरों की तरह। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। आप देखते होंगे लोग पॉपुलर वीडियो पे काम करते हैं। भाई जो ट्रेंडिंग है लोग उस पे काम करते हैं। स्टडी 91 के नितिन सर को ट्रेंडिंग से कोई मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब? मुझे सिलेक्शन से मतलब है। हमें तो वो बच्चों को पढ़ाना है जिससे उनका सिलेक्शन होगा। हमें वो बच्चों को सिखाना है जो उन्होंने अपनी क्लास में नहीं पढ़ा। मुझे उन चीजों को ढूंढ कर देना है। मुझे ट्रेंडिंग से नहीं मतलब है। मुझे वायरल नहीं होना है। जिसको वायरल होना हो रहा है वायरल, मुझे नहीं होना वायरल। मैं इसी में संतुष्ट हूं काम करके। तो समझिएगा तुमैर अभिलेख। अब अगला दिमाग में भी आ रहा होगा सर ये तुमैर अभिलेख है कहां पर, कहां से मिला? तो याद रखिएगा दोस्तों ये तुमैर अभिलेख ग्वालियर से मिला। ठीक है, ग्वालियर से मिला दोस्तों। और याद रखेगा इसी अभिलेख में कुमार गुप्त को क्या कहा गया? शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। किसके भांति? शरदकालीन सूर्य की भांति इसे बताया गया। आगे लिखिए। लिख रहा है गुप्तकालीन मुद्राओं का। जी हां दोस्तों, गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर दोस्तों कहां से मिला है? बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी की दोस्तों मुद्रा देखने को मिली है। और ये मिला है दोस्तों एक जगह है बयाना। क्या जगह है दोस्तों? बयाना। आपसे परीक्षा में बयाना दे सकता है। बयाना न देकर के आपसे परीक्षा में भरतपुर दे सकता है। भरतपुर न देकर के आपसे परीक्षा में राजस्थान भी दे सकता है। ठीक है, आप जरा केयर करिएगा कि परीक्षा में दिया क्या है। भरतपुर दिया है, बयाना दिया है या राजस्थान दिया है। और कितने टाइप की दोस्तों मुद्रा देखने को मिली है वहां से? तो याद रखेगा 623 मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है, मुद्राओं का जो ढेर है, टाइप नहीं, इतनी मुद्राएं दोस्तों वहां से मिली हैं। तो सबसे ज्यादा मुद्राओं का ढेर, जैसे आज के जमाने में मुद्राओं का ढेर कहां पर है? जहां करेंसी होगा, चाहे वो बैंक के पास हो और चाहे जो नेता वता हो जिनके पास ब्लैक में ज्यादा पैसा उनके पास हो सकता है, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, तो याद रखेगा ये 623 मुद्राएं दोस्तों यहां पर है, पाई गई है। कहां से? बयाना से, जो भरतपुर में है, राजस्थान में। ठीक है, लिख रहा कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? देखिए जब कुमार गुप्त के जाने का समय आया तो कुमार गुप्त के बाद राजा कौन बनता? तो ऊपर लिखा दोस्तों स्कंदगुप्त। ठीक है, तो याद रखेगा कुमार गुप्त के बाद
यहां पर नाम किसका आता है दोस्तों, अस्कंदगुप्त राजा बनता है, ये अगला उत्तराधिकारी। टाइम पीरियड दोस्तों इनका क्या है, तो याद रखेगा ये 455 में गए थे। अगर मैं इनकी बात करूं तो भैया ये 413/15 मैंने बताया था आए थे, और 455 में ईस्वी में क्या हो गए, ये चले गए, यही बताया। अब इनकी एंट्री कहां होती है दोस्तों, तो इनकी एंट्री 455 ईस्वी से शुरू होती है अस्कंदगुप्त की, और अस्कंदगुप्त में हूणों का आक्रमण हुआ था, और कब से कब तक चला था, तो 67 तक। ठीक है, 67 तक दोस्तों ये चला है। आगे देखिए लिख रहा है जूनागढ़ अभिलेख में अस्कंदगुप्त को क्या कहा गया। जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहा गया भाई, जूनागढ़ अभिलेख है कहां पर, याद रखिएगा सौराष्ट्र में है। कहां पर दोस्तों, सौराष्ट्र गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख है, और इसमें अस्कंदगुप्त को क्या कहा गया है इस जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, तो याद रखिएगा उसे कहा गया है श्री परीक्षित वक्षा। क्या कहा गया है, श्री परीक्षित, राजा परीक्षित का नाम सुना है ना, तो वहां से याद रखेगा श्री परीक्षित वक्षा दोस्तों इसे कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में अस्कंदगुप्त को। सवाल आ जाए परीक्षा में ना, तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब हो सकता है कि सर न जाने कि यहां से सवाल उठाकर बना दिया। आप देखो स्टडी 91 पर आओ, ये पढ़ो, आप नोट्स बनाओ, इसका आप नोट्स बनाओ, जो चीजें आपको मैं दे रहा हूं इतना अच्छा अच्छा फैक्ट ना कॉपी पे लिखो। कि अगर आप आज धीरे धीरे आपने नोट करना शुरू किया ना, अगर आप शुरू से नोट करते तो आपकी कॉपी में 750 फैक्ट अब तक नोट हो गए रहते। और परीक्षा देने जब भी जाना ना, आप इस नोट्स को केवल बार पढ़ के जाना, एक बार ओवरव्यू करके जाना, सवाल इसके बाहर नहीं आएगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ ला के दे दूं, बाकी कोई दिक्कत है तो फिर भैया उसके लिए फाउंडेशन बैच है, वहां अगर आ गए ना तो फिर तो कसम है कि अगर कोई एक सिंगल परीक्षा आपसे छूट जाए, कोई परीक्षा ऐसी हो जहां पे क्वेश्चन न फंसे, तब आएगा समझ में। ठीक है, आप हिंदी इंडिविजुअल की बात करिए ना, हिंदी इंडिविजुअल में ऐसे सारे के सारे सवाल परीक्षा भारत का कोई भी डंकी की चोट पे कहता हूं, 3000 सवाल दोस्तों बैच में पढ़ाया हूं, और एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में। इतना मेहनत किया गया भाई, तो कैसे बाहर जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखो। लिख रहा अस्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित किस झील का, गिरनार पर्वत पर स्थित किस झील का दोस्तों पुनरुद्धार कराया था। तो आपने कई बार नाम सुना होगा सुदर्शन झील का, सुना है ना, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। ठीक है, ये वही झील है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाया गया था, बाद में अशोक ने इसको डेवलप वगैरह कराया। तो याद रखेगा ये उसी झील का अस्कंदगुप्त के द्वारा भी दोस्तों क्या कराया गया, ये पुनरुद्धार कराया गया। अच्छा एक बात बता दूं, अस्कंदगुप्त के समय में एक पुरपति होता था। क्या होता था, पुरपति। ये पुरपति क्या होता था दोस्तों, तो जैसे अभी वर्तमान में राज्यपाल होते हैं ना, जैसे राज्यपाल होते हैं उसी तरह से राज्य का जो प्रशासक होता था उस एरिया का, उसे पुरपति कहते थे। ठीक है, और एक पुरपति था, उसका नाम था चक्रपालित। क्या नाम था, चक्रपालित। ठीक है, चक्रपालित। उसी चक्रपालित ने दोस्तों इस सुदर्शन झील का क्या कराया था, एक बार फिर से पुनरुद्धार कराया था कि भाई झील समाप्त ना हो, अपने पैसे कराया था, उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, सारी चीजें इसी तरह से रुद्रदामन अभिलेख में भी लिखा हुआ कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार रुद्रदामन में भी कराया था। ठीक है, उसने भी, वो महाक्षत्रप था, वहां का राजा था, तो उसने भी दोस्तों उसको सुदृढ़ कराया था बिना बिगाड़ के, वो भी बताया था आपको। लिख रहा हूणों का आक्रमण। देखिए अभी तक आप शकों के बारे में पढ़ रहे थे, अब आपके समक्ष हूणों के बारे में दे दिया। हूणों का आक्रमण दोस्तों किसके काल में हुआ था, याद रखेगा अस्कंदगुप्त के काल में हुआ था। जी हां दोस्तों, अस्कंदगुप्त के काल में किसका आक्रमण हुआ था दोस्तों, तो भारत पर हूणों ने आक्रमण किया था। ठीक है, हूणों का आक्रमण हुआ था, हूणों का आक्रमण हुआ था। और हूणों को दोस्तों बर्बर जाति कहा जाता है। हूणों को क्या कहा जाता है दोस्तों, बर्बर जाति। ठीक है, बर्बरता इनके अंदर भरी थी दोस्तों, बर्बरता भरी थी, सभ्यता का विलोम बर्बरता होता है। ठीक है, तो बर्बर जाति थे, याद रखिएगा। लिख रहा अस्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। बताइए अस्कंदगुप्त को दोस्तों कहां पर सक्रोपम कहा गया है, तो याद रखिएगा एक स्तंभ लेख है, उसका नाम है कहोम स्तंभ लेख। क्या है दोस्तों, कहोम स्तंभ लेख। ठीक है, कहोम स्तंभ लेख में इसको क्या नाम दिया गया दोस्तों, इसको सक्रोपम नाम दिया गया है, तो ये भी याद रखेगा। अच्छा हूणों के आक्रमण के बारे में दोस्तों पता कैसे चलता है, ठीक है, तो याद रखेगा एक अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। कहां पर दोस्तों, भीतरी स्तंभ लेख है दोस्तों, याद रखेगा। ये कहां पर है दोस्तों, एक गाजीपुर में मिला है। कहां पर है, गाजीपुर में है। ठीक है, इस स्तंभ लेख के से पता चलता है कि हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, अस्कंदगुप्त के समय में हुआ था। इसको भी लगे हाथ पढ़ लेना। सवाल देखो टेक्निकल बनेगा तो कैसे भी बन सकता है। ठीक है, कैसे भी बन सकता है, जरा फोकस होकर पढ़िएगा आराम से और ध्यान से। ठीक है,
आगे बढ़िए, लिख रहा स्कंदगुप्त की उपाधियां क्या क्या थी। ठीक है, स्कंदगुप्त ने भाई कौन कौन सी उपाधि धारण किया। देखिए अभी पीछे दोस्तों आपको बताया कि एक अभिलेख है कौम अभिलेख, इसे इसमें क्या कहा गया, इसमें इसे सक्रोपम कहा गया। ठीक है, तो उसी तरह से इसको याद रखेगा। अब इसको सक्रोपम भी याद रखेगा, सक्रोपम भी याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से एक याद रखेगा सक्रादित्य, क्या याद रखेगा, सक्रोपम और सक्रादित्य दोनों याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों इसे सीति पशुपति भी कहा गया। क्या कहा गया, सीति पशुपति, सीति पशुपति भी कहा गया। इसके अलावा दोस्तों इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण कर लिया। विक्रमादित्य दोस्तों उपाधि कुल 14 राजाओं ने धारण किया है, उसमें स्कंदगुप्त का भी नाम आता है। इसके पहले हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा था, उन्होंने भी धारण किया था। ठीक है, लिख रहा किस अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया। ठीक है, हूणों को क्या कहा गया दोस्तों, मैंने पहले कहा कि हूण क्या थे दोस्तों, ये बर्बर थे। ठीक है, और यहां देखिए बता भी दिया गया कि इनको मलेच्छ कहा जा रहा है। भाई कौन सा अभिलेख वो है जिसमें मलेच्छ कहा जा रहा है, तो वही जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख जो है उसी में हूणों को क्या कहा गया, मलेच्छ कहा गया। जूनागढ़ अभिलेख है कहां पर दोस्तों, याद रखेगा ये सौराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है, ये सौराष्ट्र में स्थित है। लिख रहा है किस गुप्तकालीन शासक के समय में एरड़ अभिलेख का प्रमाण मिलता है। ठीक है, एरड़ अभिलेख का प्रमाण दोस्तों किस शासक के समय मिलता है, उस समय दोस्तों भानुगुप्त शासक था। ठीक है, छोटा शासक है भानुगुप्त, उसके समय में दोस्तों एरड़ अभिलेख का प्रमाण मिलता है। और एरड़ अभिलेख याद रखेगा सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा ये एरड़ अभिलेख है। ठीक है, और कब का है दोस्तों एरड़ अभिलेख, तो याद रखिएगा 510 ईस्वी का यह एरड़ अभिलेख है। उसमें गुप्त वंश पर भानुगुप्त का शासक था। भानुगुप्त मालवा पर अधिकार करता था। कहां पर दोस्तों, याद रखिएगा मालवा का शासक था, मालवा का शासक था भानुगुप्त, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये सब एकदम क्रीम सवाल है, एक एक सवाल आपके जबान पर होना चाहिए। अगर कहीं से कुछ भी स्किप हुआ ना तो परीक्षा में नंबर खिसक जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। और आज 25वां दिन था। जिन बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन किया या लेट क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा एक बार पीछे की क्लास आप जाके जरूर देखिए। शुरू से जब आप देखेंगे ना, क्योंकि मैं एकदम इतिहास को एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इतिहास ही नहीं, आप इसको पढ़ लेंगे ना तो फिर मिडावल हिस्ट्री आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, लाइन से दोस्तों हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो बहुत लंबी श्रृंखला चलने वाली है। तो मैं कहता हूं क्यों ना, आप हो सकता हो कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हो, किसी दूसरे चैनल पे ऑनलाइन पढ़ते हो, भाई थोड़ा सा समय निकाल लो, आधे घंटे का। हम तो ज्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं, काम की बातें करते हैं। बढ़िया से समय निकालकर दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए। परीक्षा चाहे जो भी होगी, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर किस परीक्षा के लिए। देखिए हम विषय को पढ़ते हैं, ठीक है, यहां परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विषय पर अगर आपने मजबूती से पकड़ बना लिया ना तो फिर परीक्षा चाहे कोई भी हो, हर परीक्षा में दोस्तों सवाल यहीं से बनने हैं। तो हमसे ये मत पूछिए कि सर किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आप किस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल दोस्तों हर परीक्षा में आते हैं, तो आप आइए जुड़िए साथ में। ठीक है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, तो उसके लिए दोस्तों हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, उससे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से। बाकी किताबें भी आ गई हैं, तो किताब भी आइए परचेज। किताब में तो इतना बेहतरीन कंटेंट डाला जा रहा है कि किताब एक बार परचेज करिए, संतुष्ट तो आप होंगे, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, संतुष्ट आप होंगे। किताब कहां से मिलेगी, तो हमारा वेबसाइट एप्लीकेशन यहां से ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी वगैरह बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है कि भाई किताब आ जाए तो हम पैसा देंगे, 10-20 ज्यादा ही सही। ठीक है, तो दोस्तों आप अमेजन पे ऑर्डर कर लो, फ्लिपकार्ट से जाके ऑर्डर कर लो, वहां से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि लाइक जरूर करिएगा। देखिए बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया जाता है और बहुत मन से मैं वीडियो को बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, निवेदन नहीं है कि आप लाइक करेंगे और लोगों को बताएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्टडी 91 चैनल से जुड़े। आज तक हमारा चैनल कभी प्रचार प्रसार नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से दोस्तों हम यहां तक पहुंच पाए हैं, और आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अब कैसे ले जाना है, ये आपका अपना चैनल है, आप खुद से चिंतन करो। ठीक है, मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।